नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम भाषा के विषय में पढ़ रहे थे। हमने पिछले भाग में पढ़ा था भाषा क्या है, भाषा की आवश्यकता क्यों है, भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप है। आज हम पढ़ेंगे भाषा के कई मान्य नाम। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि भारत के कई नागरिक संसार के कई देशों में जाकर बस गए हैं। इसी तरह अन्य देशों से भी कई नागरिक हमारे देशों में आकर बस गए हैं। दूर अन्य देश के स्थायी नागरिकता भी प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह देश में कोई भाषा अधिसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है और किसी भाषा को सरकारी कामकाज करने की भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। और भाषा का इन मान्यताओं और भाषा के वर्चस्व के आधार पर भाषा को कई नाम दिए गए हैं, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा आदि। तो सबसे पहले आती है हमारी मातृभाषा। मान लीजिए यूरोप के किसी देश में बसे हुए भारतीय नागरिक की मातृभाषा हिंदी है और हिंदी ही कही जाएगी, क्योंकि जन्म के समय वह भारत में था और सबसे पहले उसने हिंदी भाषा को ही सीखा था। इसी प्रकार अमेरिका का कोई नागरिक यदि भारत में स्थायी रूप से बस जाता है तो उसकी मातृभाषा अंग्रेजी ही कहा जाएगी, क्योंकि जन्म के समय उसको सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का बोध हुआ था। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको कि जन्म के समय बच्चे का जिस भाषा से परिचय होता है वही उसकी मातृभाषा होती है। या यूं भी कह सकते हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं जिस भाषा में बात करते हैं वही उसकी मातृभाषा होती है। अब दूसरी है हमारी राष्ट्रभाषा। अधिकतर भाषाओं के नाम उस देश के नाम पर ही रखे गए हैं, जैसे यूनान में यूनानी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन। इस आधार पर संसार के प्रत्येक देश में अपनी एक अलग भाषा है। भारत के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा को समझने वाले और बोलने वाले लोग अधिकतर राज्यों में हैं और अधिकतर लोगों द्वारा बोली और समझे जाने वाली भारत की भाषा हिंदी है। तो इसीलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर जिस देश में अधिकतर जो भाषा बोली जाती है और समझी जाती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। अब आती है हमारी राजभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज करने की भाषा। हमारे देश के सभी कानून हिंदी भाषा में ही लिखे जाते हैं तथा संसद और विधानसभा में बहस के लिए भी इसी भाषा को वरीयता प्राप्त है। अब आती है हमारी अनुसूचित भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 तक हिंदी सहित 22 भाषाओं को सम्मिलित किया जा चुका है। ये भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बंगला, असमी, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, बोडो, संथाली, मणिपुरी तथा मैथिली जन आंदोलन और जनता की मांग के आधार पर इन भाषाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। अब आती है हमारी क्षेत्रीय भाषा या बोली। अब किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को यह नाम दिया गया है। इनमें कुछ अनुसूचित भाषाएं हैं और कुछ अभी अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। अर्थात किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भारत में 281 बोली जाती है। बहुत सी ऐसी बोलियां हैं जो केवल बोली ही जाती हैं, इनका कोई लिखित रूप नहीं है। लेकिन तुलसीदास और सूरदास जैसे महाकवियों ने अवधी, ब्रज आदि बोलियों में साहित्य रचना करके इन्हें भाषा का रूप दे दिया है, परंतु इन भाषाओं में साहित्य रचना बहुत कम हुई। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। या उच्चारित ध्वनियों के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्ह बनाए गए हैं
और यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अथवा मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अब हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह ब्राह्मणी लिपि से विकसित हुई है। इसी से गुजराती व बंगला भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। अब हिंदी की जननी संस्कृत है। इसकी लिपि भी देवनागरी है। इसी प्रकार कुछ भाषाओं की लिपियां मैं बताती हूँ आपको। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फारसी, मराठी की देवनागरी, बांग्ला की बंगाली, नेपाली की देवनागरी, गुजराती की देवनागरी। अब लिपि के बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान। व्याकरण भाषा सीखने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। व्याकरण द्वारा किसी भी भाषा के मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों का अध्ययन किया जा सकता है। अब हमें व्याकरण से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जैसे व्याकरण भाषा को शुद्ध और परिष्कृत रूप प्रदान करता है। व्याकरण द्वारा भाषा का नियमबद्ध, सुव्यवस्थित और श्रेष्ठ रूप प्रकट होता है। व्याकरण भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है। व्याकरण भाषा के आधारभूत नियमों का पता लगाकर शब्दों के अशुद्ध प्रयोग पर कड़ा अनुशासन रखता है। भाषा की 3 अंग या इकाइयां हैं। भाषा सीखने के लिए हमें वर्ण या अक्षर की जरूरत है और उसके बाद वर्ण अक्षर सीखने के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी भाषा की 3 इकाइयां होती है। सबसे पहले अक्षर या वर्ण, जो कि सबसे छोटी इकाई है। यह प्रथम इकाई है। शब्द दूसरी इकाई है। शब्द कई वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से बनते हैं। और फिर आते हैं हमारे वाक्य। वाक्य सबसे बड़ी और तीसरी इकाई है जो कई शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित मेल से बनते हैं। इस प्रकार भाषा की इन 3 इकाइयों पर व्याकरण में विचार किया जाता है। अतः व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है हमारा वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब सबसे पहला है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के भेद, उसके उच्चारण और उनके संयोग आदि नियमों पर हम विचार करते हैं। दूसरा है हमारा शब्द विचार। अब इसके अंतर्गत हम उसके भेद, उसकी उत्पत्ति, उसकी रचना से संबंधित नियमों पर विचार करते हैं। तीसरा आता है हमारा वाक्य। इसमें हम वाक्य के भेद, उसके संबंध, विराम चिन्हों, विश्लेषण, संश्लेषण, अवयव आदि पर विचार करते हैं। धन्यवाद।